कुछ बनने के लिए मेहनत मत करो, कुछ करने के लिए मेहनत करो। क्योंकि अगर कुछ बनने के लिए मेहनत करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, और अगर कुछ करने के लिए मेहनत करोगे तो जो चाहोगे वो बन जाओगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर के जो MCQs है वो देखने वाले हैं। और मेरी थोड़ी तबीयत जो है वो ख़राब है, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो इसलिए अगर आवाज़ में थोड़ा आपको ये हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। थोड़ा उसकी वजह से आवाज़ जो है प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रही है, लेकिन मैं आपके सामने जो MCQs है वो पूरी अच्छी तरीके से लेकर आऊँगा। और स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि UPSC, स्टेट PSC, UGC नेट और बहुत सारे एग्ज़ाम्स है। आपको विज़िट करना होगा studiiq.com। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे t.me/मयूर इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है, हुएन लंगोन ये इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म किस स्टेट का है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। अब देखिए, ये जो MCQs हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें मैंने ज़्यादातर फैक्चुअल जो है वो ऐड किए हैं, क्योंकि देखिए एनालिटिकल जो है वो भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फैक्चुअल जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि एनालिटिकल जो होते हैं उसमें आप लॉजिक का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हो, लॉजिक का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत आप जो आंसर है उसको सही ला सकते हो। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक तो सही रहोगे या तो पूरी तरीके से गलत हो जाओगे, उसमें आप लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि ये जो थोड़े बहुत ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो भी लेकर आऊँगा आपके सामने, जिससे कि फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, सिर्फ आपको मगअप करना होता है और वहाँ पर आपको लिखना होता है। तो अगर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, हुएन लंगोन ये इंडियन मार्शल आर्ट है मणिपुर स्टेट का। और मिथि लैंग्वेज में ह्यूएन का मतलब होता है वॉर, और जो लंगून है इसका मतलब होता है नेट, नॉलेज या फिर आर्ट। अब इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, थांगता और सरित सरख। अब प्राइमरी वेपन जो है इसका वो होता है थांग और ता। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं, तो ये हाईली रेवर्ड मंत्र है ऋग्वेदा का। किसे डेडिकेट किया गया है? तो ये डेडिकेट किया गया है सावित्री। डी जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डेडिकेट है वो सावित्री को किया गया है, मतलब सन डाइटी। अब गायत्री जो है ये नाम है वैदिक मीटर में जो भी वर्सेस कंपोज किए जाते हैं। अब अगर हम कलयुग गायत्री मंत्र देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा जो हिंदूज़ है वहाँ पर रिसाइट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अगेलेगा आइलैंड्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन जो है ये इसका सही जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगेगिला ये जो है दो आउटर आइलैंड है यहाँ पर मॉरिशियस के, जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशन में, मतलब 1000 किलोमीटर नॉर्थ मॉरिशियस आइलैंड के। अब अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है, इंडिया के इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मालदीव्स जो है वो नज़र आता है, और यहाँ पर मतलब जो अफ्रीका है उसके पास मॉरिशियस नज़र आता है। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें इंडियन ओशन ही नज़र आता है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है ये किस ओशन में आएगा, यहाँ तो अरेबियन सी दिख रहा है, या तो बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। अब ये जो आइलैंड है इसका टोटल एरिया 2600 हेक्टर्स का है, और जो पॉपुलेशन है इस आइलैंड की जुलाई 2011 की अगर हम बात करते हैं तो वो है 300। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वृंदावनी वस्त्र। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो वृंदावनी वस्त्र ये रिलेटेड है आसाम, इस स्टेट से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वृंदावनी वस्त्र ये ड्रेप वुवन है आसामी वीवर्स का, मतलब 16th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमंता शंकरदेव। अब लार्ज ड्रेप जो होता है इसमें चाइल्डहुड एक्टिविटी जो है लॉर्ड कृष्णा की वृंदावन में, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और वृंदावनी वस्त्र जो है इसका ओरिजिन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये अभी विक्टोरिया एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो विक्टोरिया और अल्बर्ट मुस्लिम म्यूजियम जो है लंदन में वहाँ पर, और जो पेरिस में है गुइमेट, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। एडवाइस जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पर। दूसरा है कि जो नेचर ऑफ एडवाइस दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा वो क्वेश्चन की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब की जा सकती है।
तो अब यहाँ पर जो है पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं की जा सकती है, तो ये गलत हो जाता है। जवाब रहेगा वन ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम 74 आर्टिकल की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रहना चाहिए विद प्राइम मिनिस्टर, और ये एड एंड एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को ताकि वो अपने फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से कर पाए। और 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर हम देखते हैं तो ये जो एडवाइस रहेगी ये बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट पर, और ये जो नेचर ऑफ एडवाइस दी जाएगी वो कहीं भी इंक्वायर नहीं की जाएगी किसी भी कोर्ट में। और ये जो प्रोविजंस है ये कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप रहेगी प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स में। मतलब यहाँ पर जो भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है ये चीज़ करते हैं या फिर राष्ट्रपति जो है वो चीज़ करते हैं, या फिर इन्होंने यहाँ इमरजेंसी लागू की, यहाँ पर ये कोई ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पर ये खुद के मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें जैसे बताएंगे वैसे ही इन्हें बर्ताव करना पड़ेगा। और इसके दो चीज़ें निकलती है। पहली तो यह है कि प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और दूसरी ये आती है कि प्रेसिडेंट को कुछ भी काम करने के लिए एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। मतलब ऐसा है कि दोनों तरफ से प्रेसिडेंट को बांध दिया गया है। मतलब पहला तो ये है कि जो इन्होंने बोला है वो करना ही पड़ेगा, और इन्हें कुछ सेपरेटली भी करने के लिए पूछना ही पड़ेगा। तो दोनों तरफ से बांध दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टर्म जो है लीफी क्वेश्चन। ये न्यूज़ में चल रहा था किससे रिलेटेड है, तो ये जो है ये रिलेटेड है फेक न्यूज़ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए किस तरीके से फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है सोशल मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप पे भी स्प्रेड होती है। तो इसके लिए ये एक चीज़ जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आर्टिकल 75 जो है उसमें एग्जैक्ट प्रोसीजर दी हुई है कि प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे और अपॉइंट किए जाएंगे। अब देखिए, अगर हम आर्टिकल 75 देखते हैं तो उसमें बस इतना दिया है कि जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अब वो कौन रहेगा, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो ये गलत हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ पर है प्रधानमंत्री की, कुछ है ही नहीं कि ये उनका, ये कुछ भी नहीं है। सीधे तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे। और दूसरा आता है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। बराबर है, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है जिसे हम डी ज्यूरी भी कहते हैं, और वही प्रधानमंत्री अगर हम देखते हैं तो वो रियल एग्जीक्यूटिव है जिसे हम डी फैक्टो भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के ही मेंबर रहना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के भी रह सकते हैं, किसी के भी रह सकते हैं। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो 1 और 3 ये इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 75 जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए प्रेसिडेंट की तरफ से, इतना ही बताया गया है, बाकी कुछ बताया नहीं गया है। और उसी तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं हमारे वो लोकसभा के भी मेंबर रह सकते हैं, राज्यसभा के भी रह सकते हैं। काफ़ी ऐसा है जो राज्यसभा के मेंबर थे और वो हमारे प्रधानमंत्री थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा, मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर थे। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।